अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस के पोर्शन में जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स रहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड प्लाज्मा, इस पर बात करेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की काविश है जिसमें उन्होंने गैस के बिहेवियर को स्टडी किया, फिजिकल बिहेवियर को, और गैस के फीचर्स के बारे में बताया। तो सबसे पहली जो ये थ्योरी थी इसे बर्नौली ने 1738 के अंदर प्रेजेंट किया और प्रपोज किया। देन इस थ्योरी को 1857 में क्लॉजियस ने जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर चला और उसने काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की, और ये काइनेटिक इक्वेशन तमाम गैस लॉज को प्रूव करती है, उनको भी जो है डिराइव करके बताती है। फिर फर्दर मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और वॉन डर वाल ने जो है बेतहाशा काम किया गैसेस के बिहेवियर पर। मैक्सवेल जो है उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का बिहेवियर गैसेस में बताया, और बोल्ट्जमैन ने वेलोसिटी की बजाय एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन गैस के मॉलिक्यूल्स में किस तरह होती है इस पर वजाहत की और एक लॉ जो है डिवाइस करके बताया। इस काइनेटिक थ्योरी के जो मेन पास्टुलेट्स हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनको आगे लेकर हम गैस लॉज को भी डिराइव करेंगे और फर्दर जितनी भी बात करेंगे वो इन मेन पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पास्टुलेट्स पर नोट लिखने के लिए दिया जा सकता है। नंबर 1 पास्टुलेट हमें ये कहता है कि ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कि तमाम गैस के जो आपके पास अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें तो वो छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। इवन ये जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये भी आपके पास जो है एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स रखते हैं। सेकेंड फीचर ये है कि गैसेस के बिहेवियर को देखा जाए तो ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, और इनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। थर्ड फीचर कि एक्चुअल अगर वॉल्यूम किसी भी गैस मॉलिक्यूल का आप देखें तो वो इतना छोटा है या इतना ना होने के बराबर है अगर आप उसका कंपैरिजन टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस से करें। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर जो है प्रेजेंट किया गया। फर्दर ये देखा गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। जब किसी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी तो हर गैस इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगी। फिफ्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्ट रिलेशन में होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सेम टेम्परेचर रखेंगे तो हर गैस की काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी, एवरेज ही रहेगी। फर्दर गैस की मोशन की बात की जाए तो कांस्टेंट रैंडम मोशन है, बेतरतीब मोशन है। ये आपके पास आपस में भी टकराते हैं और वॉल के साथ भी टकराते हैं, जिस वेसल में होते हैं उसके साथ भी टकराते हैं और डायरेक्शन चेंज करते हैं। फर्दर एक और बिहेवियर देखा गया कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये टोटली इलास्टिक होता है, नो नेट लॉस, नो नेट गेन। सो उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये गैस के बिहेवियर में देखा गया। और जब गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है तो वो कोलिजन की वजह से करती है, टकराने पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, चाहे वो आपस में टकराए, चाहे वो वेसल के साथ टकराए, चाहे जिस सिस्टम में हो उसमें कोलिजन इज़ द मेन फैक्टर। फर्दर जो लास्ट हमारा पास्टुलेट है, द मोशन गिवन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द मोशन गिवन बाय द कोलिजन्स। कि ग्रेविटी का जो फैक्टर है आपके गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन पर, उस मोशन से ना होने के बराबर है जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने के दौरान जो है एक्वायर करते हैं। तो ये वो पास्टुलेट्स थे जो इम्पॉर्टेंट तरीन हैं। इसका एक पास्टुलेट हम लेकर आगे चलेंगे, पास्टुलेट नंबर 5, और जो सेकंड हमारा आरजे क्लॉजेस था उसका कॉन्सेप्ट हम लेकर काइनेटिक इक्वेशन और गैस लॉज को फर्दर डिराइव करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काइनेटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। आरजे क्लॉजेस ने आइडियल गैस के लिए प्रेशर का रिलेशन निकाल कर बताया, जिसे हम काइनेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। उसका मानना था कि गैस के मॉलिक्यूल्स जिस भी सिस्टम में पड़े होते हैं वो आप एग्जर्ट करते हैं फोर्स और टकराते हैं, तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। और उसका एक एक्सप्रेशन उसने बताया विच इज़ कॉल्ड द काइनेटिक इक्वेशन। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वेयर बार। ये ऊपर बार आप देख रहे हैं, सी स्क्वेयर बार आप इसे रीड करेंगे। ये प्रेशर है, पी वी वॉल्यूम है यहाँ पर, m जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके कंटेनर में गैस के मौजूद हैं, और सी स्क्वेयर बार क्या है, मीन
बार को मीन कहते हैं, और फिर स्क्वायर एंड सी इज़ द साइन फॉर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटी होती है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसके लिए आपको गैस के बिहेवियर को जानने की ज़रूरत है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डोंट हैव द सेम वेलोसिटीज़। जब उनकी वेलोसिटीज़ ही डिफरेंट हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट वेलोसिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इसीलिए हम तमाम वेलोसिटीज़ का मीन ले लेते हैं और ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो फिर आपके पास जो वैल्यू उसकी होगी वो सब मॉलिक्यूल्स के पास उतनी वेलोसिटी लाजमी होगी। लेट्स सपोज हमारे पास N1 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी वेलोसिटी C1 है, N2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C2 है, और इसी तरह अप टू सो ऑन है। तो हम मीन स्क्वायर कैसे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू C1 स्क्वायर, यानी N1 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है और फिर N2 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, इसी तरह सबकी वेलोसिटी को आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे तो आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, एक और एक्सप्रेशन यहाँ यूटिलाइज होता है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इसी वेलोसिटी का स्क्वायर रूट होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे आप CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या अंडर रूट C स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको प्रोनाउंस करें तो ये रूट है, फिर मीन, फिर स्क्वायर, देन वेलोसिटी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है CRMS अंडर रूट 3RT/m, जहाँ पर m मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो ये हमें बताता है कि टेम्परेचर का और आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एक्सप्रेशन, एंड दीज टू आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले वाई द टर्म मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज यूज, तो आप इसमें ये मेंशन करेंगे और साथ फार्मूला लिखेंगे। अब सेकेंडली हमने इसी काइनेटिक इक्वेशन से PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार से सारे लॉज को प्रूव करना है, और तमाम लॉज इंडिविजुअली अलग अलग भी डेरिवेशन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, या किसी भी दो लॉज को कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ। काइनेटिक इक्वेशन अगर हमने अभी देखी, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 जो है कंसिडर करेंगे। अभी हमने एक पास्टुलेट पढ़ा प्रीवियसली, फिफ्थ पास्टुलेट, जिसके मुताबिक हमने ये बात मानी कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की जो हाफ mc स्क्वायर बार होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mnc स्क्वायर बार होती है फॉर दी ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। तो हम इसे वैसे काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv स्क्वायर स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप वेलोसिटी को c स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी वजह आपने यहाँ पर देखी, और क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है सिस्टम में, तो nb आपके पास सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी के साथ शामिल होगा। सो इसका ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। सो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो k का कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। अगर आप गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ mnc स्क्वायर बार की वैल्यू kt है। इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए आपने इक्वेशन 1 में कुछ चेंजेस करने हैं। इक्वेशन 1 की आप राइट हैंड साइड पर यानी इस साइड पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इक्वेशन को 2 के साथ। तो आप देख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू 2/2, हमने 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया 1/3 mnc स्क्वायर बार से, जो इसकी राइट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो अब हम सेकंड स्टेप में इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, यानी ये जो बाहर 2 है डिनोमिनेटर में, उसको आप 3 की जगह दे रहे हैं और 3 को बाहर ला रहे हैं। तो अब जो आपका एक्सप्रेशन इस वक्त ब्रैकेट के अंदर है उसे हम KT के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं बाय पुटिंग इक्वेशन 2। सो आप नेक्स्ट में देखेंगे कि PV आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 KT। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो 2/3 K ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आप टेम्परेचर को की कंडीशन अगर रखें तो हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ कब फॉलो होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इस पूरे को एक K प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अ न्यू कांस्टेंट, सो एक्सप्रेशन बिकम PV इज इक्वल टू K बार। सो ये बॉयल्स लॉ है जिसके मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और सेकेंडली आपने पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के इनवर्स रिलेशन में होता है, जो आप इस एक्सप्रेशन से प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अगर डिराइव कर लिया है तो चार्ल्स लॉ डिराइव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चार्ल्स लॉ के लिए सारा एक्सप्रेशन आप सेम लेकर चलेंगे, सिर्फ इस एक्सप्रेशन पर आने के बाद जो आपने ऊपर भी निकाला
उसमें आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। यहाँ तो हमने प्रेशर और वी को कांस्टेंट कर दिया था, यहाँ आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपने एक दूसरे के सामने रखना है और प्रेशर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा। और बॉयज़ लॉ में तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, जबकि चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये पूरा फैक्टर जो है इस वक्त आप कर्सर के साथ देख रहे हैं, ये सारे का सारा कांस्टेंट हो जाएगा और इसे हम के प्राइम से डिनोट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू के प्राइम टी। अब आप जो है कांस्टेंट को एक तरफ रखें तो टेम्परेचर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ v ओवर t इज अ कांस्टेंट फैक्टर। ये हमें चार्ल्स लॉ ये इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर इसको डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन में पुट करें तो ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t विच इज चार्ल्स लॉ, जो कि ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम का उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। थर्ड लॉ है जी एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हम जो है कंडीशन रखेंगे दो गैसेस की, क्योंकि लॉ को हमने प्रूव करना है और लॉ हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर है। तो कंसिडर हम करेंगे कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम है टू गैसेस का, जिसकी कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर की सेम है। सो गैस 1 के लिए हम मास m1 लेंगे, वेलोसिटी c1 लेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 लेंगे। गैस 2 के लिए ये तमाम फैक्टर्स 2 के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब दोनों के लिए काइनेटिक इक्वेशन अगेन जो हम दोनों लॉज में पहले भी प्रूव करके आ रहे हैं, तो काइनेटिक इक्वेशन गैस 1 के लिए लिखेंगे तो तमाम फैक्टर्स 1 के साथ डिनोट होंगे सवाए प्रेशर और वॉल्यूम के, क्योंकि वो आपके पास सेम है। इसी तरह गैस 2 के लिए भी आप 1/3 m2n2c² बार एक्सप्रेशन पुट करेंगे। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो है इक्वेट करेंगे तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड तो एक जैसी हैं, तो हम जो है राइट हैंड साइड को ही एक दूसरे के आमने सामने लाएंगे। सो 1/3 m1n1c1² बार इज इक्वल टू 1/3 m2n2c2² बार। तो इसमें 1/3 कैंसिल हो जाता है, तो पीछे हमारे पास इक्वेशन 1 आती है m1n1c1² बार इज इक्वल टू m2n2c2² बार। अब इसको आप काइनेटिक इक्वेशन से ये एक्सप्रेशन आपका आया, आपने एक तरफ कर दिया। अब आपने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज़ करना है दोनों गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर, क्योंकि हमने कंडीशन रखी है तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी गैस 1 की भी काइनेटिक एनर्जी गैस 2 के इक्वल ही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, हाफ m1c1² बार इज इक्वल टू हाफ m2c2² बार। सो आपके पास पर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इसलिए हमने कैपिटल N यहाँ पर नहीं यूज़ किया जो हम बाकी एक्सप्रेशंस में काइनेटिक एनर्जी के यूज़ कर रहे थे। सो यहाँ पर भी 1/2 कैंसिल हो जाता है, तो m1c1² बार इज इक्वल टू m2c2² बार हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि इक्वेशन 2 है। अब आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो तमाम फैक्टर्स एक दूसरे से कट जाएंगे सवाए n1 और n2 के, तो ये दोनों इक्वलेंट हैं। यहीं से हम ये प्रूव कर लेते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecules, जो कि एवोगैड्रोस लॉ है। फोर्थ एंड द लास्ट लॉ इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अगेन हम वही काइनेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। n अगर आप एक मोल गैस का ले रहे हैं तो n एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा Na के, यानी यहाँ पर जो n है उसे आपने Na से रिप्लेस कर देना है। और जब मैस और Na एक साथ होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मैस यानी मोलर मैस बन जाता है। तो आप इस एक्सप्रेशन को Mn को नेक्स्ट एक्सप्रेशन में कैपिटल M से डिनोट करेंगे बाय यूजिंग दीज टू टर्म्स। सो यहाँ से मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप साइड पर ले जाएं तो 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई और m जाकर डिवाइड हो जाता है। अब इस दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगा, और उसके बाद आप जब थोड़ा सा रीअरेंज करें इक्वेशन को तो वॉल्यूम ऊपर से जाकर नीचे डिवाइड होगा और मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होता है, तो हम इस एक्सप्रेशन को d से डिनोट कर सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है जो आप यहाँ देख रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस के, तो हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन को r से डिनोट कर सकते हैं बाय सेइंग दिस टर्म विच इज़ इक्वलेंट टू द रेट। सो कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप रेट के साथ ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √1/d हो जाएगा, तो बाकी सारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन के कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारा जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है या एफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, जो आप इस एक्सप्रेशन से प्रूव कर चुके हैं। अब आपके पास डेरिवेशन में कोई भी लॉ आ जाए, चाहे वो आपसे ग्राहम्स लॉ एवोगैड्रोस लॉ डिराइव करने के लिए कहे फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, तो आप आसानी से कर सकते हैं, और इंडिविजुअली भी अगर कोई आ जाए तो वो 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो ये काइनेटिक एक्सप्रेशन था। अब हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन निकालनी है टेम्परेचर के साथ।
उसके लिए हमने दोनों इक्वेशंस का यूज़ करना है। एक जो हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ी जनरल गैस इक्वेशन, और दूसरी है काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन हमें जो है काइनेटिक एनर्जी का जो है एक्सप्रेशन देगी, और जनरल गैस इक्वेशन हमें टेम्परेचर का एक्सप्रेशन देगी। बाद में हम इन दोनों को रिलेट कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक इक्वेशन जब हम लेते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बार, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ यूँ है, और इसके तमाम फैक्टर्स हम अभी देख चुके हैं रिसेंटली। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से E k इज इक्वल टू हाफ mc² बार होती है। E k हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्वायर करते हैं। अब आप इसकी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पर 2 को डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें, तो आपका एक्सप्रेशन उसी तरह जो आपने चार्ल्स और बॉयज़ लॉ में प्रूव किया आ जाएगा। अब आप 2 को यहाँ पर ले आएँ, 3 को बाहर ले जाएं, तो इस एक्सप्रेशन को हम E k के इक्वल मान सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू 2/3 n E k, एक मोल के लिए बात हो रही है, तो n Na से रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4, जो हमने काइनेटिक इक्वेशन से हासिल की, और इधर से हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा। दूसरी इक्वेशन है जी जनरल गैस इक्वेशन, जिसे आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप एक मोल के लिए बात करें तो PV आपके पास RT के इक्वल हो जाएगा। n1 है तो वो यहाँ से इग्नोर कर दिया जाएगा। अब आप इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के सामने ले आते हैं, और यहाँ से आप जो है E k के फैक्टर को यहीं पर रहने दें। तो इक्वेशन को जब आप अरेंज करेंगे, दैट इज इक्वलेंट टू 3R/2Na इंटू T। R जनरल गैस कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रो नंबर ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में होती है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की। हमने यहाँ से रिजल्ट निकाल लिया। इसका मतलब है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन में फ़र्क आता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन अदर वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स अबाउट द मोशन। यहाँ से एक बड़ा ही कॉमन फिनोमेना आप देखेंगे कि जैसे ही आप कोई मेटल की स्पून हाथ में पकड़ते हैं और उसे आप किसी बर्नर पर आग के करीब लेकर जाते हैं, तो चम्मच का जो सिरा गर्म हो रहा होता है, कुछ देर के बाद वो गर्म होता होता आपके हाथ तक भी उसकी जो है गर्माहट जो है पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट का जो फ्लो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमेशा ट्रांसफ़र होती है हीट, और इसकी वजह है मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना। और जब कोलिजन होता है तो हॉट मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी कोल्डर वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उस वक्त तक ये अमल जारी रहता है जब तक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है दोनों बॉडीज़ की बराबर ना हो जाए। तो जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये मोशन और ये ट्रांसफ़र जारी रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो आप राइट साइड पे देख सकते हैं। हाउ हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी अकॉर्डिंग टू KMT, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक किस तरह हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट को लेकर KMT के कॉन्सेप्ट को लेकर एब्सोल्यूट जीरो को एक नए सिरे से डिफाइन किया गया कि जब टेम्परेचर जीरो होता है तो हम ये मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की मोशन रुक जाती है, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, और दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसे अचीव नहीं किया जा सकता। और जब अगर कंडीशन देखी जाए तो लोएस्ट जो पॉसिबल टेम्परेचर अटेन किया गया है वो है 10⁻⁻⁵ केल्विन। तो आपसे वो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट जीरो अकॉर्डिंग टू KMT, तो आप इसमें ये डिफाइन करेंगे। गैसेस और लिक्विड्स में अगर आप टेम्परेचर की मेजरमेंट देखें तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन्हें डिफाइन करती है, जबकि सॉलिड्स में यही जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाइब्रेशन की टर्म में स्टडी की जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मूव नहीं करते। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर A है, व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आपने भी रिसेंटली पढ़ी, और उसके पास्टुलेट्स। फिर B पार्ट में हाउ डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन द फॉलोइंग गैस लॉज, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन। अभी आपने प्रीवियस पेजेस के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़े हैं, तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टेट। एक और जो हमारे पास इस चैप्टर में गैसेस के अलावा जो स्टेट हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा की स्टेट। प्लाज्मा क्या है? सर विलियम क्रूक्स ने 1879 के अंदर पहली दफ़ा इसे जो है आइडेंटिफाई किया, और इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ये है क्या? इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इन तीन का कॉम्बिनेशन है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है प्लाज्मा की? अमूमन जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है,
उसे फर्दर हीट करते हैं तो वो वेपर्स बना देता है। और अगर वेपर्स को भी फर्दर इतना हाई टेम्परेचर दे दिया जाए कि वो मजबूर हो जाएं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर और पॉजिटिव आयंस बनाने पर, या कोलेक्टिवली हम इसे कह सकते हैं कि आयनाइजेशन करने पर, जिसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को जिसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा या आयनाइजेशन हाई टेम्परेचर पर या रेडिएशन की सूरत में मुमकिन होती है। इस चीज़ को समझने के लिए आप हाइड्रोजन का एक सिलसिला देख सकते हैं जो साइड पर आपको नजर आ रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए आप राइट साइड पर देखें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की स्टेट में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही आप इस सिस्टम को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इनकी फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको फर्दर टेम्परेचर दे दें और 1 लाख के करीब टेम्परेचर आप इस सिस्टम को दे दें तो यही न्यूट्रल एटम्स अब अपने इलेक्ट्रॉन्स और को भी खारिज करेंगे और पॉजिटिव आयंस भी क्रिएट करेंगे। जब भी कोई एटम आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव स्पीशीज क्रिएट होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं। इस मिक्सचर का नाम है प्लाज्मा। सो ये इसकी फॉर्मेशन है। आपसे पूछ लिया जाए हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड तो आप इसमें ये फॉर्मेशन लिखेंगे, साथ हाइड्रोजन का केस बताएंगे। अक्रेंस की बात करें तो नेचर में प्लाज्मा कहाँ है? 99% यूनिवर्स प्लाज्मा से बनी है। सन से लेकर स्टार यानी सन से लेकर क्वार्क तक यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स तक हर चीज़ में प्लाज्मा मौजूद है। सितारों का जो झुरमट आप देखते हैं वो भी प्लाज्मा है और हमारे पास जो इतना बड़ा सन है वो भी आपके पास बिग बॉल ऑफ प्लाज्मा है। और ये जो आपके पास सन है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से गुजरता है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल प्लाज्मा का है। इसके अलावा हमारे स्पेस में जितने भी एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, कॉमेट्स वगैरह हैं, यानी इंटरस्टेलर स्पेस में जो हमारे पास अशिया हैं वो सब जो हैं मेजॉरिटी मैटर प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। तमाम शाइनिंग स्टार्स भी प्लाज्मा है। हमारे अर्थ में भी ये आपके पास कुछ हद तक कन्फाइंड लाइटनिंग बोल्ट्स हैं, फ्लेम्स हैं, ऑरोराज हैं। ये डिफरेंट किस्म के आपके पास कलर वेरिएशन हमें मिलते हैं स्काई पर। फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं, नियॉन साइंस हैं, ये सब जो हैं प्लाज्मा की ही एक कड़ी हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी नियॉन गैस से गुजरती है तो वो प्लाज्मा भी बनाती है, लाइट भी बनाती है, जिसकी आप जो है अफादियत से अपने डेली लाइफ में मुस्तफ़ीद होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंटेनिंग है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा पार्टिकल्स की जो प्लाज्मा में मोशन है वो करंट भी प्रोड्यूस करती है और ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी को हाईलाइट करती है। प्लाज्मा एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शंस कैरी करता है और ये यूनिक और कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है। मैक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है। जितने ही आयंस ये बना रही है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों का नंबर इक्वल है, इसीलिए न्यूट्रल होती है। टाइप्स की बात करें तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा और नेचुरल प्लाज्मा दो टाइप्स हैं इसकी। आर्टिफिशियल प्लाज्मा आयनाइजेशन ऑफ गैसेस से जनरेट किया जाता है जैसे कि नियॉन के साइंस। और प्लाज्मा जो है लो टेम्परेचर पर हार्ड होता है मेंटेन करना क्योंकि और इसे वैक्यूम में ही क्रिएट किया जाता है क्योंकि आउटसाइड द वैक्यूम ये फ़ौरन से रिएक्ट कर जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जो भी इसके सामने आए, इसके साथ इंटरेक्शन में आए। तो इसीलिए लेकिन ये यूज़फुल भी है लेकिन हार्ड टू यूज़ है। आर्टिफिशियल के रिस्पेक्ट से नेचुरल की बात करें तो आर्टिफिशियल तो लो में एग्जिस्ट कर रहा था। नेचुरल प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करता है और लो टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करता है। फर्दर ये फ़ौरन से रेक नहीं करेगा, ना ही जल्दी ब्रेक होता है, जबकि ये प्लाज्मा आर्टिफिशियल ब्रेक भी होता है और रेक भी करता है। इसकी नेचुरल प्लाज्मा की बात करें तो एक्सट्रीमली हॉट होता है, ओवर 20,000 मिनिमम टेम्परेचर है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना मिनिमम टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो हाई टेम्परेचर रेंज इससे एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा की। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि कोई भी मटेरियल इसको छुए तो वो उसे वेपर में कन्वर्ट कर सकता है, नेचुरल प्लाज्मा। सो दिस इज़ दी प्लाज्मा टाइप्स। अब आपके पास इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम देखेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या आता है, फर्दर जो प्लाज्मा की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इसका रिस्पांस होता है और ये रेडिएशन का भी एक सोर्स है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके कि आम जो हमारे पास रेगुलर लाइट बल्ब से एक फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स डिफरेंट वर्किंग करते हैं। हमारे घरों में जो एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल होता है डेली रूटीन्स के अंदर, ये जो एनर्जी सेवर्स हैं वो फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं जिसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें गैस फिल होती है। जब आप बटन या स्विच ऑन करते हैं
इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी गैस से गुजरती है तो वो गैस को चार्ज कर देती है। उसकी चार्जिंग और एक्साइटिंग से हमारे पास प्लाज्मा ग्लो करता है, जो हमारी बल्ब में हमें ग्लो की सूरत में नज़र आता है, जो हमें लाइट देता है। इसी तरह आउटसाइड द कंट्रीज़ में नियॉन के साइंस होते हैं, जिसमें नियॉन गैस फिल की जाती है। उसकी वर्किंग भी फ्लोरेसेंट बल्ब जैसी है, उसमें भी ग्लास ट्यूब होती है और गैस फिल की जाती है। जब करंट पास होगा तो चार्ज हो जाएगी गैस, और वो भी ग्लो प्रोड्यूस करेगी, प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगी। और कलर ऑफ द प्लाज्मा हमारे पास डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की गैस को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, मेडिकल प्रोडक्ट्स की स्टरलाइजेशन में, लैम्प्स, लेज़र्स, डायमंड कोटेड फिल्म्स में, और हाई पावर जो माइक्रोस्कोप वेव के जो सोर्सेज होते हैं या पल्स पावर स्विचेस हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्पफुल है। फ्रॉम फ्यूम पोल्यूशन कंट्रोल में भी इसका हाथ है, और ख़तरनाक किस्म के हैजर्डस केमिकल्स को रिमूव करने और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी इसका रोल है। इसके अलावा हमारे ऑफिस, होम्स, ये जो कंप्यूटर्स पे हम वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मा लाइट अप इट। इसके अलावा लेजर्स को ड्राइव करने में या पार्टिकल एसेलरेटर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, एसेलेशन करवाने के लिए। इसके अलावा फूड को पास्चराइज भी करता है और बहुत सारे टूल्स को कोरियन यानी जंग लगने से भी बचाता है। दीज आर द एप्लीकेशंस। अगर नोट आ जाए कि प्लाज्मा पर नोट लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं और एप्लीकेशंस बताएं, तो ये आपने मेंशन करनी होंगी। फ्यूचर में साइंटिस्ट वर्क करें कि प्लाज्मा को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक इफेक्टिव यूज़ इसका ये भी है कि लो एनर्जी है, और लो एनर्जी पर इट शुड सर्वाइव फॉर अ सफिशिएंट टाइम विदाउट रिएक्टिंग एंड डी जनरेटिंग, यानी रिएक्ट किए बगैर और डी जनरेट हुए बगैर ही हम इससे जो है इसे सर्वाइव करते हुए से मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, उसका इस्तेमाल लो एनर्जी प्लाज्मा क्रिएट करता है, और वो ऐसी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें देता है जिससे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर पाते हैं जो राइट एनर्जी के होते हैं और राइट कोलियन कर सकते हैं। तो हम इस तरह से सिलेक्टिव और डिज़ायर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है प्लाज्मा का रिएक्शन करवाकर अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो दीज मेटास्टेबल पार्टिकल्स आर सिलेक्टिव इन देयर रिएक्टिविटी, thus these can be used to solve the problems like radioactive contamination। ये जितने भी अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि हैजर्डस केमिकल्स का या पोल्यूशन का कंट्रोल, वो इसी मकसद की कड़ी है। और साइंटिस्ट वर्क करें कि फ्यूचर में मेटास्टेबल एजेंट्स जो कि प्लूटोनियम और यूरेनियम को इस्तेमाल करके बनाए जाएं, उनको सिलेक्टिवली रिएक्ट करवाया जा सके और एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। और अब हमारे पास एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, और ये आपने ये जो MCQs हैं वो देख लेने हैं। ये तमाम MCQs हम वन बाय वन इसके ऑप्शंस आपको टिक करके दे दिए हैं। यानी प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 546 केल्विन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज, डी ऑप्शन इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP, ए ऑप्शन। जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सेम वॉल्यूम के साथ, आप ये ऑप्शन टिक करेंगे। फोर्थ है, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस विल। तो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है कि V का जो है प्रेशर से इन्वर्स और टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 टाइम्स होगा। हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज। तो आपने एक्सपेंड करने से बचाना है, आप टेम्परेचर लो करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। इसके अलावा आपने ग्राम्स ये डिफ्यूजन का एक इफेक्ट पड़ा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास जो गैस हल्की होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, तो अमोनिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, देन क्लोरीन। Equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees centigrade. The fraction of total pressure exerted by oxygen is 1/3. Gases deviate from ideal behavior at high pressure. Which of the following is correct for non-ideality? हाई प्रेशर पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ज़्यादा वाजे होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैस का बिहेवियर जो है नॉन आइडियली होना शुरू हो जाता है। द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, जब आप टेम्परेचर लो रखें और प्रेशर सबसे ज़्यादा रखें, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर टिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट है, अ रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस। अगर A और B दोनों स्मॉल हो, ये आपके पास टॉपिक नहीं है, जस्ट आप इसका MCQ फिर भी देखेंगे। एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स थे एक दो, वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस। ये बेसिकली जो
न्यूमेरिकल्स हैं ये चैप्टर 1 के फार्मूलाज को यूटिलाइज करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ए पार्ट में उसने 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है, जिससे आपने डेसीमीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड करके बदलना है। मीथेन का आपको मैथ्स भी पता है। ऑक्सीजन इसके साथ आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जिसको आप केल्विन में बदलेंगे 273 ऐड करके। प्रेशर आपको 700 मिलीमीटर मर्करी दिया हुआ है, जिसको आप 760 से डिवाइड करके एटीएम में कन्वर्ट करेंगे, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी देखा। तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, लेकिन मुझे एक जनरल मिक्सचर की क्वांटिटीज दी गई हैं, तो मैं पहले जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करूँगी, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से n निकालेंगे हम PV ओवर RT तमाम वैल्यूज पुट करके। तो जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम इस फैक्ट को यूज़ करेंगे कि 1 मोल मीथेन में मॉलिक्यूल्स हैं एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, आप एवोगैड्रो को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और एटम निकालना है तो एक मॉलिक्यूल मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, जो मिलकर 5 एटम्स बनते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करके आप एटम्स भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपने नीचे वाला देख लेना है, इसमें अमोनिया का केस है। उसी तरह वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, आर का फैक्टर पुट करना है आपने PV इज इक्वल टू NRT में, और n निकालेंगे तो आप मॉलिक्यूल को के फैक्टर को पहले निकालेंगे और फिर उससे एटम्स निकालेंगे। अमोनिया के फार्मूला में 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 एटम्स बनते हैं। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें वो कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन है। हाइड्रोजन के लिए भी निकालना है, ऑक्सीजन के लिए भी निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी निकालना है एट STP। What will happen to the masses of these gases when temperature of these gases is increases by 100 डिग्री सेंटीग्रेड and pressure is decreased by 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसने आपको एक एक्सप्रेशन दिया कि टेम्परेचर और प्रेशर को कम या ज़्यादा करने से आपके इन गैसेस पर क्या इफेक्ट होता है। तो आपने मैस निकालना है, एक्चुअली मैस निकालना है और पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आपने एक्सप्रेशन चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैस मालूम करने को कहा है, तो ये मोलर मैस वहाँ जाके मल्टीप्लाई और एवोगैड्रो नंबर जाके डिवाइड होगा। तो ये आप तीनों एक्सप्रेशंस यहाँ पर सॉल्व होते देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन के साथ। तो हर एक का एक डिफरेंट इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। चाहे आप टेम्परेचर चेंज करें, चाहे आप प्रेशर कम करें या ज़्यादा करें, उसका इफेक्ट मैस पर नहीं होता, क्योंकि मैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दीज 2 टर्म्स। सो ये आप एंड पर स्टेटमेंट दे देंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3 इन डिटेल, जो कि हमारा आज वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।